एक गांव से लेकर एक मिलेनियम सिटी तक का सफर, सेकंड लार्जेस्ट आईटी हब, थर्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल एंड बैंकिंग हब, हजारों स्टार्टअप कंपनीज का घर, थर्ड हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम सिटी इन इंडिया, 250 फॉर्च्यून 500 कंपनीज के ऑफिसेस, ग्लीमिंग स्काई स्क्रेपर्स, शॉपिंग मॉल्स, गोल्फ कोर्सेस, रैपिडली ग्रो होती हुई पॉपुलेशन एंड उससे बढ़ती हुई रेसिडेंशियल फ्लैट्स की डिमांड। 3 दिन में 7,000 करोड़ का लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट सोल्ड आउट होना और 100 करोड़ में एक अपार्टमेंट का बिकना एंड इन सब चीजों के साथ साथ स्ट्रगल करता हुआ यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। ये है गुड़गांव की कहानी। गुड़गांव की हिस्ट्री को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, एंशिएंट हिस्ट्री। महाभारत के अकॉर्डिंग ये रीजन युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य को गिफ्ट किया था। टाइम के साथ ये एरिया अलग अलग डायनेस्टीज के अंडर आया, जैसे मौर्यन एम्पायर, द चौहान्स, राजपूत एंड द मुगल। ब्रिटिश राज के अंडर 1861 में जिस डिस्ट्रिक्ट के अंडर गुड़गांव आता था उसे 5 तहसील में डिवाइड कर दिया गया। गुड़गांव, फिरोजपुर जिरका, नूह, पलवल एंड रेवाड़ी। मॉडर्न डे गुड़गांव सिटी गुड़गांव तहसील के अंडर आ गई। सेकंड, मॉडर्न हिस्ट्री। गुड़गांव की मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है इंडिया के इंडिपेंडेंस से। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 1947 में गुड़गांव पंजाब स्टेट के अंडर आता था एंड 1 नवंबर 1966 को पंजाब से निकलकर हरियाणा एक सेपरेट स्टेट बना और गुड़गांव हरियाणा की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आया। गुड़गांव की असली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई 1970s के बाद। गुड़गांव एंड फरीदाबाद एक ही डिस्ट्रिक्ट के पार्ट थे। ऑन 15 अगस्त 1979 गुड़गांव को फरीदाबाद से अलग करके एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। उस टाइम पर फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल हब था एंड वहां पर अच्छा ट्रांसपोर्ट एंड पब्लिक फैसिलिटीज थी। वहीं दूसरी तरफ गुड़गांव का ज्यादातर हिस्सा एग्रीकल्चरल फील्ड था एंड यहाँ ना तो कोई पब्लिक फैसिलिटी थी और ना ही ट्रांसपोर्टेशन था। दोनों रीजन्स के स्प्लिट होने के बाद जो डेवलपमेंट हुई वो बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में हुई। फरीदाबाद उस पीरियड के बाद से स्ट्रगल कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ गुड़गांव पोस्ट लिबरलाइजेशन इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्बन सेंटर बन चुका है। आज की गुड़गांव सिटी की 1981 में टोटल पॉपुलेशन 89,115 थी एंड 1991 में ये बढ़कर 1,21,486 हो गई थी। बढ़ती हुई पॉपुलेशन एंड गुड़गांव की ग्रोथ में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो था डीएलएफ and setup of Maruti Suzuki production plant. DLF, Delhi Land and Finance, was the first developer in the post-independence formed in 1946. दिल्ली में DLF ने काफी रेसिडेंशियल सोसाइटीज डेवलप करी, इंक्लूडिंग ग्रेटर कैलाश, हौस खास एक्सेट्रा एंड कुछ सालों तक सब कुछ सही चल रहा था। पर 1957 में कुछ ऐसा हुआ जिसे DLF को दिल्ली छोड़ना पड़ा। The establishment of DDA, यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इन दिल्ली। DDA ने दिल्ली में लैंड की एक्विजिशन, डिमांड एंड सप्लाई एंड मेंटेनेंस को लेकर काफी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए, जिस वजह से डीएलएफ और बाकी प्राइवेट डेवलपर्स वहां पर रेस्ट्रिक्ट हो गए थे एंड उन्हें दिल्ली से बाहर मूव होना पड़ा। एंड उस टाइम डीएलएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर केपी सिंह की नजर में गुड़गांव आया एंड इसके पीछे भी एक कहानी है। केपी सिंह का मानना था मुगल पीरियड से दिल्ली हैज एक्सपेंडेड टुवर्ड्स द साउथ फ्रॉम चांदनी चौक टू दरियागंज, कनॉट प्लेस, लुटियंस दिल्ली, ग्रेटर कैलाश एंड सो ऑन। तो उनके अकॉर्डिंग अगली लॉजिकल एक्सटेंशन गुड़गांव ही था एंड फिर डीएलएफ ने गुड़गांव में लैंड बाय करना स्टार्ट कर दिया। ऑन 20th April 1981 DLF got its first license to develop 40 acres of urban land in Gurgaon. एंड सिर्फ 2 साल के अंदर 1983 तक DLF ने 556 एकर्स अर्बन लैंड को डेवलप करने के लाइसेंसेस सिक्योर कर लिए थे एंड यहाँ से स्टार्ट हुई गुड़गांव की डेवलपमेंट। इसके बाद गुड़गांव का इंडस्ट्रियल एरा स्टार्ट हुआ एंड इन 1982 मारुति सुजुकी ने जॉइंट वेंचर में गुड़गांव में अपना फर्स्ट प्रोडक्शन प्लांट सेटअप करा। उस टाइम मारुति उद्योग एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज था एंड इंडियन गवर्नमेंट का एम था कि वो एक डोमेस्टिक कार कंपनी को लार्ज स्केल पर एस्टैब्लिश करे, बट ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी ये डिफिकल्ट था। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुजुकी के लिए पॉलिसीज को लिबरलाइज किया और जॉइंट वेंचर में मारुति सुजुकी का फर्स्ट प्लांट उद्योग विहार गुड़गांव में एस्टैब्लिश हुआ। ये सेटअप होते ही अदर्स फॉलोड द सेम पैथ एंड इन 1984 हीरो साइकिल्स ऑफ इंडिया एंड होंडा मोटर्स ऑफ जापान ने भी जॉइंट वेंचर में हीरो होंडा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुड़गांव में ही सेटअप कर दिया। मारुति सुजुकी एंड हीरो होंडा के आने से गुड़गांव को मेजर इंडस्ट्रियल हब बनने में काफी हेल्प मिली एंड इस कार मेकर एंड मोटर बाइक मेकर के डिमांड को केटर करने के लिए बहुत सारे ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स नियर बाय सेटअप हुए और धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बन गया। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप होने से व्हाइट कॉलर एंड लेबर जॉब्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज निकली, जिसने काफी सारी सिटीज एंड रूरल एरिया से माइग्रेंट वर्कर्स को गुड़गांव की तरफ अट्रैक्ट किया और इससे सिटी की इकोनॉमी को बूस्ट मिला एंड दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ रेसिडेंशियल एरियाज, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बट एट अ वेरी स्लो रेट। इस स्लो ग्रोथ में मेजर टर्निंग पॉइंट तब आया जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर
मिस्टर राजीव गांधी ने जनरल इलेक्ट्रिक जीई के कैरिज्मेटिक सीईओ जैक वेल्च को इंडिया आने के लिए इनवाइट किया एंड विद द हेल्प ऑफ केपी सिंह जैक फाइनली एग्रीड एंड 1989 में वो इंडिया आए। हमारी कंट्री के ट्रेन्ड मैन पावर को देखकर जैक बहुत इंप्रेस हुए एंड उन्होंने बैक ऑफिस वर्क को इंडिया में आउटसोर्स करने का सोचा एंड फिर फाइनली 1990 में जीई ने विप्रो के साथ मिलकर अपना फर्स्ट बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ गुड़गांव में सेटअप किया, जो कि अब जेनपेक्ट के नाम से जाना जाता है। एंड 1991 में इंडियन इकोनॉमी की लिबरलाइजेशन के बाद और भी एमएनसीज जीई का पाथ फॉलो करते हुए गुड़गांव में बीपीओस एंड सर्विस सेंटर सेटअप करने लगे, जिसमें 1994 में अमेरिकन एक्सप्रेस ने अपना लार्जेस्ट ग्लोबल क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन सेटअप किया, फॉलोड बाय ब्रिटिश एयरवेज इन 1996 एंड ऐसे धीरे धीरे गुड़गांव एक बीपीओ एंड आईटी हब बन गया एंड बाय 2009 द बीपीओ इंडस्ट्री क्लॉक्ड रेवेन्यूज ऑफ $14.7 बिलियन एंड एम्प्लॉयड क्लोज टू 1 मिलियन पीपल इन गुड़गांव। तेजी से बढ़ती हुई बीपीओ एंड आईटी इंडस्ट्रीज के ऑपरेशंस के लिए लार्ज फ्लोर स्पेसेस की रिक्वायरमेंट थी एंड डीएलएफ एंड यूनिटेक जैसे डेवलपर्स ने वो समझा एंड उनकी स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लार्ज बिजनेस पार्क्स डेवलप किए, जिनमें फुल इलेक्ट्रिसिटी बैकअप, सिक्योरिटी पर्सोनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्किंग लॉट्स, कैफेटेरियाज एक्सेट्रा जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी टू इंश्योर सीमलेस ऑपरेशन। लेकिन गुड़गांव में ऐसा क्या था जिसने डीएलएफ, मारुति सुजुकी एंड इतनी सारी एमएनसीज को यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर दिया? एंड व्हाई डिड दे चूज गुड़गांव? दिल्ली क्यों नहीं या फिर फरीदाबाद क्यों नहीं? इसके एक नहीं मल्टीपल रीजंस थे। फर्स्ट, दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट। 1957 में दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट के आने से कैपिटल सिटी में जितनी भी रियल एस्टेट डेवलपमेंट एक्टिविटीज थी वो डायरेक्टली डीडीए के अंडर आ गई थी एंड एज अ रिजल्ट प्राइवेट डेवलपर्स लाइक डीएलएफ हैड टू मूव आउट एंड रीलोकेट। सेकंड, लोकेशन। दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पर होने से गुड़गांव की लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिक है, प्लस क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिससे एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, तो गुड़गांव परफेक्ट प्लेस थी टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। थर्ड, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी। गुड़गांव की एक्सप्लोसिव ग्रोथ में जो की फैक्टर था वो था लैक ऑफ लोकल गवर्नमेंट लाइक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड हरियाणा गवर्नमेंट का लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस से रेस्ट्रिक्शंस हटाना। क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली एंड रेस्ट्रिक्शंस हटाने से प्राइवेट डेवलपर्स पिक्चर में आए। बाकी स्टेट्स में एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए खरीदने एंड कन्वर्ट करने का प्रोसेस बहुत पॉलिटिसाइज्ड एंड स्लो था ड्यू टू अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एंड करप्शंस एट डिफरेंट लेवल्स। वहीं हरियाणा स्टेट के लिए उस टाइम पर लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस से रेस्ट्रिक्शंस हटाना बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ। इसको ऐसे समझते हैं, हर लैंड ओनर को अपनी सिटी और स्टेट के स्पेसिफिक जोनिंग लॉज के अकॉर्डिंग एनएसी यानी नॉन एग्रीकल्चरल यूज क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा अपने एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस से यूज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, लैंड ओनर सिंपली अपने लैंड पर एनएसी लेकर किसी और को बेच नहीं सकता। अगर उसे ऐसा करना है तो उसे पहले बायर ढूंढना होगा जो स्पेसिफिकली वो नॉन एग्रीकल्चरल यूज मेंशन करे एंड तभी उसे अपनी लैंड पर एनएसी मिलेगा। एंड इसका रिजल्ट ये होता कि इंडिविजुअल बायर्स एंड सेलर्स इसे अवॉइड करते एंड लार्ज फर्म्स ही एंड में एनएसीज ऑब्टेन कर पाती एज उनके पास गवर्नमेंट मशीनरी को मैनेज करने की एबिलिटी होती। बट प्रॉब्लम बस यहीं तक नहीं रह जाती, उस लैंड पर कुछ बिल्ड करने के लिए भी डेवलपर्स को सीएलयू यानी चेंज ऑफ लैंड यूज परमिशन ऑब्टेन करनी होती एंड इसी वजह से लैंड एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट का ये पूरा प्रोसेस बहुत स्लो एंड करप्ट है, क्योंकि हर लेवल पर देयर इज एन अमाउंट जो आपको पे करना होगा टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल। तो प्राइवेट डेवलपर्स के लिए लैंड खरीदना एंड उसको नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए कन्वर्ट करने का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट था, बट इंडिया में सब पॉसिबल है। यहाँ पर एक लूप होल था, कॉलोनियल एरा लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1894, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को अंडर सेक्शन 4(1) पब्लिक पर्पस या किसी कंपनी के लिए लैंड एक्वायर करना अलाउ करता है थ्रू द पावर ऑफ एमिनेंट डोमेन। एंड ऐसा सिमिलर एक प्रोविजन एग्जिस्ट करता है रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड हुए लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 2013 में, जहां अगर स्टेट गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनी को लैंड एक्वायर करने का लाइसेंस दे दिया तो उस प्राइवेट कंपनी पर लैंड एक्विजिशन एक्ट का कोई भी रेस्ट्रिक्शन लागू नहीं होगा। पर ऐसा पूरे इंडिया में 2013 से हुआ। वहीं हरियाणा में 1970 से ही बहुत सारे लॉज एंड पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करे गए जिसने प्राइवेट फर्म्स को लार्ज स्केल पर लैंड एक्विजिशन एंड उस पर टाउनशिप डेवलप करने में हेल्प करी, जिसमें सबसे पहले 1970s में हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने एनएससी की रिक्वायरमेंट को ही हटा दिया एंड फिर 1977 में इंट्रोड्यूस हुआ हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एक्ट, जिसमें स्टेट को एग्रीकल्चरल लैंड एक्वायर करके उस पर टाउनशिप डेवलप करने की पावर मिली। लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस में रेस्ट्रिक्शन हटाने से गुड़गांव में प्राइवेट डेवलपर्स को लार्ज कंटिन्यूअस लैंड पार्सल्स असेंबल करने में हेल्प मिली एंड फिर हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज एक्ट ऑफ 1975 के अकॉर्डिंग उन लैंड पार्सल्स पर उन्हें टाउनशिप डेवलप करने के लाइसेंसेस दिए गए। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एक्ट 1977 से एस्टैब्लिश हुई हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हुडा, जो कि एक यूनिफाइड एजेंसी थी एंड जिसका मेन काम था टाउन एंड एस्टेट प्लानिंग को कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि इससे पहले अलग अलग डिपार्टमेंट्स एंड लॉज प्लानिंग प्रोसेस के
अलग अलग एस्पेक्ट्स को इंडिविजुअली गवर्न करते थे एंड उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। हरियाणा स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेज करा गया फॉर हैविंग अ सिंगल विंडो क्लियरेंस, अ स्ट्रीमलाइंड प्रोसीजर जिसमें कम से कम परमिशंस की रिक्वायरमेंट थी और चेंज ऑफ लैंड यूज। लैंड एक्विजिशन इजी होने के अलावा एक और फैक्टर था जो मेजर डिफरेंस बना गुड़गांव की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, एंड दैट फैक्टर वाज लैक ऑफ अर्बन लोकल बॉडी ULB। अर्बन लोकल बॉडी का काम है अर्बन प्लानिंग करना, which includes regulating land use, developing roads and bridges, managing water supply and solid waste and other local government activities। 1991 के सेंसस के अकॉर्डिंग गुड़गांव सिटी ULB बनने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाई एंड ना ही हरियाणा गवर्नमेंट ने गुड़गांव को उस टाइम एक अर्बन एरिया डिक्लेयर किया था। इस वजह से गुड़गांव स्लिप्ड थ्रू द क्रैक्स एंड 2001 तक इसे अर्बन एरिया में कैटेगराइज ही नहीं किया गया एंड फिर फाइनली 2008 में जाकर गुड़गांव में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश हुई। उस टाइम गुड़गांव में ULB के ना होने की वजह से लैंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग सारे डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिंगल ऑफिस पर आ गई एंड वो था हरियाणा चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस CMO। जिस वजह से लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज कम थी एंड प्राइवेट डेवलपर्स को बस सही प्राइस पर लैंड लेनी होती एंड लिमिटेड पार्टीज को पेमेंट करनी होती एंड इससे प्राइवेट डेवलपर्स को बहुत बेनिफिट हुआ एंड उन्होंने लार्ज लैंड पार्सल्स एक्वायर कर लिए एंड उन पर रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया एंड फिर 2003 में NH8 जिसे अब NH48 कहा जाता है ओपन हुआ एंड इसने दिल्ली एंड गुड़गांव की कनेक्टिविटी को और एनहेंस कर दिया, जिससे IT सेक्टर और बूम हुआ एंड कमर्शियल स्पेस के डिमांड को मीट करने के लिए DLF launched its integrated business district in DLF Phase 2, Sector 24, bang on NH48 with the name of DLF Cyber City, spanning over the total area of 125 acres, approximately 15 million square feet of commercial spaces for retail and corporate operations, जिसमें 16-lane signal-free road network बनाया गया with 6 underpasses and 22,000 plus car parking spaces provide करी गई with RFID access। आज DLF Cyber City में वर्ल्ड की टॉप IT and more than 250 Fortune 500 कंपनीज के ऑफिसेस हैं and it is considered one of the largest hubs of IT activity in Delhi NCR। वर्ल्ड क्लास ऑफिस स्पेसेस के साथ साथ वर्किंग प्रोफेशनल्स को सीमलेस वर्क लाइफ बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर साइबर हब भी लॉन्च करा गया, जहाँ वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट, कैफेज, पब, एंटरटेनमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस एंड कल्चरल इवेंट्स होस्ट करने के लिए सेंटर में स्पेस दिया गया, जिससे साइबर सिटी को एक इंटीग्रेटेड ऑफिस स्पेस बनाया गया। इसके बाद 2010 में दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन के आने से गुड़गांव को दिल्ली से रोड के साथ मेट्रो की कनेक्टिविटी भी मिली। मेट्रो कनेक्टिविटी से यहाँ पर और वर्कफोर्स आई एंड रेसिडेंशियल सेक्टर में एकदम से डिमांड बढ़ी। इस वजह से प्राइवेट डेवलपर्स का यहाँ मेला सा लग गया, जिससे लैंड की डिमांड और बढ़ गई एंड लैंड प्राइसेस हाइक हो गए एंड उससे इवेंचुअली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के प्राइसेस और बढ़ गए। मार्केट में बहुत सारे न्यू डेवलपर्स आ गए, जिससे रोज नए प्रोजेक्ट लॉन्च होते जा रहे थे एंड मार्केट हर प्राइस एक्सेप्ट कर रहा था बिकॉज लोगों में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट होने लग गया था कि अगर यहाँ पर प्रॉपर्टी इस रेट पर अभी नहीं ली तो फिर रेट बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ मार्केट में फेक इन्वेस्टर्स बहुत आ गए थे जो 20-30 लाख इन्वेस्ट करके एंड फिर थोड़ा होल्ड करके बढ़े हुए प्राइसेस पर रीसेल कर रहे थे। इस वजह से प्राइसेस इतने हाइक हो गए थे कि आम आदमी यानी मैंगो पीपल के लिए गुड़गांव में अपना खुद का घर होने का सपना बस एक सपना ही रह गया था। फेक इन्वेस्टर्स की वजह से गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट में बबल क्रिएट हो गया था, जो कि 2012 में जाकर फटा। एकदम से पूरा मार्केट क्रैश कर गया बिकॉज एंड यूजर मार्केट में उतने नहीं थे। फेक इन्वेस्टर्स ना अपनी प्रॉपर्टी सेल कर पा रहे थे और ना उनके पास नेक्स्ट पेमेंट के लिए पैसे थे, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट न्यू डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स पे हुआ जिनके पास कंस्ट्रक्शन का बैकअप फंड नहीं था, और ऐसे प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन होल्ड हो गई। इसके बाद न्यू प्रोजेक्ट्स के लॉन्चेस रुक गए और ये स्लो डाउन चला 2019 तक। डेवलपर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स बेचने के लिए प्राइसेस कम करे एंड अलग अलग स्कीम्स निकाली ताकि बायर्स अट्रैक्ट हो, पर साइजेस बढ़े एंड प्राइसेस कम होने के बाद भी रेट मिडिल क्लास की पॉकेट से बाहर था, तो उन्होंने दिवाड़ी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया एज वहां रेट बहुत रीजनेबल थे। पर फिर कुछ चीजें ऐसी हुई जिस वजह से गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट ने फिर से थोड़ी रफ्तार पकड़ी। फर्स्ट, द इंट्रोडक्शन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी इन 2030, जिसमें प्री डिफाइंड साइज एंड गवर्नमेंट सेट रेट पर ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे गए इन अर्बन एरियाज लाइक गुड़गांव, सोना एंड फरीदाबाद। इसमें मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास सेगमेंट के लिए अफोर्डेबल रेट पर अपार्टमेंट्स ऑफर करे गए एंड इस वजह से लग्जरी सेगमेंट के बिल्डर भी अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने लग गए। सेकंड, इंट्रोडक्शन ऑफ हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी HRERA in 2017. It's a real estate regulatory body established under the Real Estate Regulation and Development Act (RERA). RERA के आने से रियल एस्टेट में एक हद तक ट्रांसपेरेंसी आई एंड इससे बायर्स में थोड़ा कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट बढ़ा, जो कि पुराने प्रोजेक्ट के डिलेस एंड होल्ड होने की वजह से चला गया था। प्लस RERA ने डेवलपर्स के लिए गाइडलाइंस सेट करी रिगार्डिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइंस, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड दिस हेल्प्स टू इंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स बायर्स फ्रॉम फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद डेवलपर्स डिफॉल्ट्स। तो अफोर्डेबल
हाउसिंग पॉलिसी एंड रेरा ने एक हद तक मार्केट को रन करा, पर जो सेगमेंट्स एक्चुअली अफेक्ट हुए थे स्लोडाउन से वो थे मिड सेगमेंट एंड लग्जरी सेगमेंट। उनके लिए मार्केट 2018 एंड 19 में जाकर वापस रफ्तार पकड़ने लगा बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट, लोअर इंटरेस्ट रेट्स। हाउसिंग सेगमेंट में गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए एंड उस वजह से हाउसिंग की फिर से थोड़ी डिमांड बढ़ी एंड मार्केट ने रफ्तार पकड़ी। सेकंड, जीएसटी। रियल एस्टेट मार्केट के रिवाइवल में जीएसटी ने भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा है, क्योंकि डेवलपर्स को पहले कस्टम्स ड्यूटी, वैट, एक्सरसाइज ड्यूटी, लीगल एक्सपेंसेस, सर्विस टैक्सेस, परमिशन फीस और ऐसे ही पता नहीं कितने टैक्सेस पे करने पड़ते थे एंड इससे प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती थी, जिसका सीधा बर्डन होम बायर्स पर आ जाता था। जीएसटी के आने से प्रॉपर्टी टैक्स को सिंप्लीफाइड कर दिया गया। थर्ड, स्वामी फंड, द स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। Swami was announced on 6th November 2019 by the Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman. Swami Investment Fund रुके हुए रेरा रजिस्टर्ड अफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम कैटेगरी के रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्म करा था एंड इससे बायर का कॉन्फिडेंस रियल एस्टेट मार्केट में फिर से इंक्रीज हुआ एंड मार्केट के सेंटिमेंट्स रिवाइव होने लग गए। Fourth, improved infrastructure and connectivity. Investments in infrastructure projects like the Delhi Metro extension and the launch of Dwarka Expressway enhanced connectivity and improved overall livability in Gurgaon, making it a more attractive place to live and work. 2024 में द्वारका एक्सप्रेसवे के लॉन्च होने से गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट में रैपिड ग्रोथ दिखी। ये हाई स्पीड एलिवेटेड एक्सप्रेसवे दिल्ली में NH48 पर महिपालपुर से स्टार्ट होकर गुड़गांव के खेरकी धोला टोल प्लाजा NH48 तक कनेक्ट करता है। NH48 के ट्रैफिक को कम करने के लिए ये एक्सप्रेसवे दिल्ली एंड गुड़गांव के बीच में एक ऑल्टरनेट रोड लिंक के जैसे प्लान करा गया था। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट वाज ₹7,500 करोड़ एंड वाज प्लान्ड इन 2006 बट गॉट कंप्लीटेड इन 2024। इनिशियली इसकी प्रपोज्ड लेंथ 18 किलोमीटर की थी, जिसमें से 14 किलोमीटर 2016 तक कंप्लीट हो गई थी, बट फिर इसमें और किलोमीटर्स ऐड करे गए एंड इसकी टोटल लेंथ इंक्रीज करके 27.6 किलोमीटर कर दी गई। लैंड एक्विजिशन एंड ट्री ट्रांसप्लांटेशन की वजह से ये प्रोजेक्ट बहुत डिले हुआ, बट फिर नवंबर 2018 में पीएमओ ने इंटरवेंशन करी एंड इसके पेंडिंग इश्यूज को रिजॉल्व करा गया एंड फाइनली 11 मार्च 2024 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे को इनॉग्रेट करा। इस एक्सप्रेसवे के ओपन होने से अब गुड़गांव से दिल्ली का ट्रैवलिंग टाइम रिड्यूस होकर सिर्फ 20 मिनट्स हो गया है। नितिन गडकरी ने बहुत बार यूएस के एक्स प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का ये कोट रिपीट करा है। American roads are not good because America is rich, but America is rich because American roads are good. और यही रीजन है गुड़गांव एंड दिल्ली की रीसेंट ग्रोथ का। द्वारका एक्सप्रेसवे के ओपन होने से जो लोग दिल्ली में रहते हैं एंड गुड़गांव में काम करते हैं उनके लिए कम्यूट करना काफी इजी हो गया एंड इससे एकदम से द्वारका एक्सप्रेसवे के नियर बाय रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज की डिमांड बढ़ गई एंड उनके प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गए। कनेक्टिविटी के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने और भी फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट्स गुड़गांव में लॉन्च करे हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ग्लोबल सिटी। ग्लोबल सिटी एक मैसिव मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसका मेन एम है एक सेल्फ कंटेन्ड सिटी विद इन अ सिटी क्रिएट करने का। इसे हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन HSIIDC डेवलप कर रही है एंड इट स्पैन्स ओवर द टोटल एरिया ऑफ 1000 एकर्स अक्रॉस सेक्टर 36, 36B, 37 एंड 37B इन गुरुग्राम। इस मिनी सिटी को गवर्नमेंट सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट CBD बनाना चाहती है, जहां कमर्शियल स्पेसेस, रेसिडेंशियल एरियाज, रिटेल आउटलेट्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ग्रीन स्पेसेस सब कुछ एक जगह पर ही प्रोवाइड करा जाएगा। सेकंड, हेली हब। हरियाणा गवर्नमेंट ने कंट्री का फर्स्ट हेली हब गुरुग्राम में सेटअप करने का प्रपोजिशन दिया है एंड इसमें हेलीपोर्ट, हैंगर्स, रिपेयर्स एंड इससे रिलेटेड एविएशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएंगी। ये टोटल 30 एकर्स में बनेगा एंड ये NH48, द्वारका एक्सप्रेसवे एंड ग्लोबल सिटी की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगा। यहाँ पर हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस, प्राइवेट चार्टर एंड मेडिकल एम्बुलेंस जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी, जिससे फ्यूचर की डिमांड को मीट करा जाएगा। इन मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के आने से इनके आसपास के सेक्टर्स में एंड द्वारका एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टीज में डिमांड और ज्यादा इंक्रीज हो गई एंड इससे डेवलपर्स मार्केट में और न्यू लॉन्चेस लेकर आए एंड बिकॉज ऑफ दैट 2024 के Q1 में ऑल ओवर इंडिया के न्यू लॉन्चेस की सप्लाई में एनसीआर मार्केट का कंट्रीब्यूशन नियरली 7% है विद 7,300 यूनिट्स, जो कि 2023 के Q4 से 11% ज्यादा है। एंड सिर्फ न्यू लॉन्चेस की सप्लाई ही नहीं, 2024 के Q1 में एनसीआर की रेसिडेंशियल सेल्स भी नियरली 15,650 यूनिट्स की हुई है। ऑल्दो ये 2023 के Q4 से 3% कम है, बट स्टिल ये एक पॉजिटिव ट्रेंड इंडिकेट कर रही है एंड एनसीआर मार्केट के अंदर गुड़गांव न्यू लॉन्चेस की सप्लाई में लीड कर रहा है विद अ मेजर शेयर ऑफ 59%। एंड सिर्फ सप्लाई ही नहीं, एनसीआर मार्केट में गुड़गांव इन न्यू लॉन्चेस की सेल्स में भी मेजॉरिटी
पर है विद 55% शेयर। एंड न्यू लॉन्चेस के कंपैरिजन में सेल्स के बढ़ने से एनसीआर मार्केट में जो अवेलेबल अनसोल्ड इन्वेंट्री थी वो भी कम हो गई। एंड एज पर द Q1 2024 एनरॉक रिपोर्ट, एनसीआर का अनसोल्ड स्टॉक जो कि 2018 में अप्रोक्सीमेटली 2 लाख यूनिट्स था वो कम होकर 2024 में अप्रोक्सीमेटली 86,400 यूनिट्स हो गया। ऑफ द टोटल अनसोल्ड इन्वेंट्री इन एनसीआर, गुरुग्राम सिटी का अनसोल्ड इन्वेंट्री का स्टॉक मैक्सिमम है विद अप्रोक्सीमेटली 33,326 यूनिट। बट स्टिल अगर हम लास्ट 5 ईयर्स के डेटा को कंपेयर करें तो ये 37% कम हुआ है। 2022 से अगर हम कंपेयर करें तो डेवलपर्स न्यू लॉन्चेस अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में लाना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। 2022 के न्यू लॉन्चेस में अफोर्डेबल सेगमेंट का रेशियो 41% एंड अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का रेशियो 21% था। एंड वहीं 2024 के Q1 में अब अफोर्डेबल सेगमेंट का रेशियो कम होकर 19% एंड अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का रेशियो बढ़कर 55% हो गया है। इसका रीजन बहुत सिंपल सा है। हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर भेड़चाल बहुत है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर 2022 में पूरी डेवलपर ने द अरावलीज नाम से अपना अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च करा था, जिसमें 3.5 एंड 4.5 BHK ऑफर हुए थे, जिसमें 4.5 BHK बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो गया था एंड वही 3.5 BHK में थोड़ा टाइम लगा था। एंड इसके बाद DLF ने भी सेक्टर 63 में DLF अर्बन लॉन्च करा, जिसमें सिर्फ 4 BHK के साइजेस ही रखे गए एंड वो पूरा प्रोजेक्ट 3 दिन में सोल्ड आउट हो गया। अब ये देखकर बाकी डेवलपर्स को लगा अगर वो भी ऐसे करेंगे तो उनका भी प्रोजेक्ट सेल आउट हो जाएगा एंड इससे मार्केट में काफी डेवलपर्स ने बड़े साइजेस लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया एंड मार्केट में 1 करोड़ से 3 करोड़ के बायर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं एंड इस सेगमेंट के लिए डिमांड बढ़ गई एंड वहीं सप्लाई 5 करोड़ से ऊपर वाले सेगमेंट की हो रही है एंड यही रीजन है मार्केट में अभी तेजी के बाद स्लो डाउन आने का। डेवलपर्स को भी ये बात समझ आ गई है, तो आपको न्यू लॉन्चेस अब 1 करोड़ से 3 करोड़ के सेगमेंट में देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट की बात थी, जिसने गुड़गांव के रैपिड अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले किया है एंड इस वजह से आज गुड़गांव में वर्ल्ड क्लास स्काई स्क्रैपर्स, मोर देन 7 गोल्फ कोर्सेस, बूमिंग कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड बहुत सारी MNCs हैं एंड इसे एक टाइम पर सिंगापुर ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी क्यों आज गुड़गांव को एक फेल्ड सिटी कहा जाता है? बारिश से सहमी साइबर सिटी। गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक पर बने अंडरपास में 36 घंटे तक पानी भरा रहा। सेकंड लार्जेस्ट IT हब होने के बाद भी क्यों इसे अनप्लान्ड सिटी कहा जाता है? ऐसा क्या रीजन है? रैपिड अर्बनाइजेशन एंड लैक ऑफ अर्बन लोकल बॉडी की वजह से गुड़गांव का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि एक सिटी की प्लानिंग उसकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर निगम ही करता है एंड क्योंकि गुड़गांव में कोई अर्बन लोकल बॉडी नहीं थी ड्यूरिंग दिस बूम पीरियड, गुड़गांव का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, सीवेज, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आज के टाइम एंड डिमांड के अकॉर्डिंग बहुत पीछे चल रहे हैं। जहाँ 16 लेन रोड्स होने चाहिए थे वहाँ बस 6 लेन है एंड जहाँ 6 लेन होने चाहिए थे वहाँ 4 या 2 लेन्स हैं। नैरो रोड्स की वजह से बहुत कंजेशन होता है एंड दिस लीड्स टू ट्रैफिक जैम एंड टाइम पर ऑफिस पहुंचने के लिए लोगों को 1 या 1.5 घंटे का बफर टाइम रखना पड़ता है। न्यू रोड्स तो कंस्ट्रक्ट होते हैं पर अच्छी प्लानिंग ना होने की वजह से 6 महीने बाद उसे वापस खोल दिया जाता है कोई गैस, फाइबर, केबल या सीवर लाइन दबाने के लिए एंड फिर उसे वैसे ही छोड़ दिया जाता है। एक प्रॉपर सीवेज सिस्टम ना होने की वजह से कुछ एरियाज में सीवर पूरे साल भर ओवरफ्लो करते हैं। मॉनसून के सीजन में रोड्स पर वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों को घंटों ट्रैफिक में खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि पानी के निकलने के लिए कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है एंड ये हाल कनेक्टिंग रोड्स पर ही नहीं बल्कि मेन हाईवेज जैसे NH48 एंड सोना रोड पर भी है। अभी रिसेंट में ही सोना रोड कंस्ट्रक्ट करा गया है पर आज भी लोगों को सुभाष चौक, वाटिका चौक एंड बादशाहपुर में ट्रैफिक की वजह से खड़े रहना पड़ता है। ऑब्वियसली आज ये कंडीशन पहले जितनी वर्स्ट नहीं है, बट अगर यहाँ फ्यूचर के हिसाब से प्लानिंग होती तो ऐसे ट्रैफिक कंजेशन को अवॉइड करा जा सकता था। गुड़गांव में 2008 से पहले प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का काम हुडा के पास था, बट ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन, करप्शन एंड लैक ऑफ प्लानिंग एंड फ्यूचर फोरसाइटेडनेस प्राइवेट डेवलपर्स को लाइसेंस दे दिए जाते थे एंड उससे हुआ ये कि गुड़गांव में इन प्राइवेट डेवलपर्स की सोसाइटी के गेट के अंदर तक तो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, बट उसको सपोर्ट करने के लिए उस गेट के बाहर वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक टाइम पर वाटर स्कार्सिटी भी एक मेजर इशू था गुड़गांव में। ग्राउंड वाटर बोरवेल्स पर कोई रेस्ट्रिक्शन ना होने की वजह से प्राइवेट डेवलपर्स ने इसे बहुत एक्सप्लॉइट करा एंड उस वजह से आज यहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट के डेटा के हिसाब से 1974 में गुड़गांव का ग्राउंड वाटर लेवल 6.64 मीटर्स नीचे था, जो कि 2021 में बढ़कर 36.99 मीटर्स नीचे तक चला गया है। 2008 में गुड़गांव में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश हुई, बट उसके पास लिमिटेड
लिमिटेड अथॉरिटी थी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये थोड़ा बेटर हुआ एंड हुडा के अंडर जितने भी सेक्टर्स आते थे वो आज ऑलमोस्ट एमसीजी के अंडर आ गए हैं। बट फिर भी बढ़ती हुई पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन की वजह से आज भी गुड़गांव टाइम के हिसाब से पीछे चल रहा है एंड इसलिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने 2017 में गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी GMDA एस्टैब्लिश करी एंड ये अर्बन प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिटी की सीमलेस मोबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड इसका मेन काम गुरुग्राम सिटी की डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस का है। GMDA एस्टैब्लिश होने के बाद सिटी के बहुत सारे बिजी इंटरसेक्शंस पर अंडरपासेस बनाए गए एंड इससे ट्रैफिक सिचुएशन पहले से थोड़ी बेटर हुई। ऑल्सो GMDA ने MCG एंड HSIIDC के साथ जॉइंट कोलैबोरेशन में गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड GMCBL सर्विस 2017 में स्टार्ट करी टू प्रोवाइड पब्लिक बस सर्विस, क्योंकि लैक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से रोड पर व्हीकल्स की क्वांटिटी बढ़ती थी व्हिच लीड्स टू ट्रैफिक जैम एंड ग्राउंड वाटर को रिवाइव करने के लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाई गई एंड बोरवेल्स पर बैन लगा दिया गया ताकि कम से कम वाटर वेस्टेज हो। पुराने ड्रेनेज, सीवेज एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को फ्यूचर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपग्रेड करा जा रहा है, जिससे सिचुएशन पहले से थोड़ी बेटर हुई है। बट अगर गुड़गांव को रियल में सिंगापुर ऑफ इंडिया बनाना है तो GMDA को यहाँ के रेसिडेंट्स के लिए ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर करनी होगी बाय इन्वेस्टिंग इन हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड ये इंश्योर करना होगा कि सोसाइटी के सारे सेक्शंस को बेसिक एमिनिटीज का एक्सेस हो एंड जो इश्यूज आज गुड़गांव में है उन सबको एड्रेस करना होगा एंड फ्यूचर की डिमांड के हिसाब से प्रॉपर प्लानिंग के साथ डेवलपमेंट करनी होगी। तो ये थी गुड़गांव की जर्नी, जो कि एक रोलर कोस्टर से कम नहीं थी, बट इतने इश्यूज के बाद भी गुड़गांव आज इंडिया की 3rd हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम सिटी है एंड ये शहर एक मेजर एम्प्लॉयमेंट हब बन गया है एंड हर साल यही शहर हजारों लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। थैंक यू।